वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम चर्चा करने वाले हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में, जो सिल्क मॉथ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने हनी बी मधुमक्खी पालन के बारे में चर्चा किए थे। इसके पहले जो लेक्चर गया होगा मधुमक्खी पालन के बारे में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं रेशम कीट के बारे में, और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा लैक इंसेक्ट यानी लाख कीट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ हम देखते हैं यह वीडियो जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर एंड थर्ड ईयर दोनों के लिए उपयोगी होगा। और हाँ, आते हैं अब हम पॉइंट पे। जूलॉजिकल नेम ऑफ सिल्क मोथ, इसका जूलॉजिकल नेम होता है बॉम्बिक्स मोराई। ऑर्डर इसका होता है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के ऑर्डर के अंतर्गत बॉम्बिक्स मोराई आती है, और फैमिली इसका होता है बॉम्बिसिडी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो कुछ हिस्ट्री हम जान लेते हैं सिल्क मोथ यानी रेशम कीट के बारे में। मधुमक्खी पालन के बाद दूसरा स्थान आता है रेशम कीट या रेशम कीट पालन का। तो हम देखते हैं कि यह उद्योग, रेशम कीट उद्योग जो है सबसे पहले चीन से प्रचलित हुआ। सबसे पहले इसकी जानकारी चीन में मिली, और चीन में इनका जो है इसका उद्योग जो है काफ़ी दिनों तक छुपाकर चीन में ही प्रचलित था। वहाँ इनका हिस्ट्री हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि वहाँ की जो राजकुमारी थी लोटजन, वहाँ की राजकुमारी थी लोटजन, इन्होंने 2697 ईसा पूर्व 2697 ईसा पूर्व में इन्होंने रेशम कीट पालन को देखा और उसका रियरिंग करवाया। और वहाँ चीन में जो है 2500 वर्ष तक इसको जो है गोपनीय रखा गया। 2500 वर्ष तक गोपनीय रखा गया इस उद्योग को, और वहाँ जो है इनका उत्पादन और रियरिंग किया जाता था। इसके बाद उन्होंने एक नियम भी लागू किया कि इस कला को जो अन्य देशों में पहुंचाएगा या प्रचलित करेगा या बताएगा, उनको मृत्यु का प्रावधान भी उन्होंने किए थे। लेकिन कुछ ऐसे दो पादरी थे जिन्होंने धर्म प्रचारक के रूप में चीन गए और वहाँ से इस कला को अच्छी तरीके से सीखे, और उसके बाद जो है उन्होंने क्रिप्तगुनिया जो है देश जो है वहाँ इस कला को प्रचलित किए। उन्होंने क्या किए, दो पादरी जो है इस कला को अच्छे तरीके से सीखे। सीखने के बाद जो है जो उनका छड़ी था उसमें जो है रेशम कीट के कुछ अंडों को जो है चुरा कर क्रिप्तगुनिया लेकर गए, और वहाँ से ही पूरे देश में इस उद्योग का विकास हुआ, प्रचलित हुआ। जैसे अन्य देशों में भारत और अन्य जो राज्य हैं, देश हैं, वहाँ इनका विकास हुआ। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, रेशम कीट का महत्व। स्टूडेंट, हम बताना चाहते हैं कि मधुमक्खी से जो है हमको शहद प्राप्त होता है, और यहाँ रेशम कीट से हमको वस्त्र प्राप्त होता है। सिल्क, जो रेशम कीट होते हैं उनसे सिल्क प्राप्त किया जाता है, जिनसे हवाई छतरियाँ भी बनाई जाती हैं, और सूती वस्त्र या सिल्की कपड़े भी बनाए जाते हैं रेशम कीट से। इसके बाद हम आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका काइंड्स ऑफ सिल्क वर्म, रेशम कीट की प्रजातियाँ। रेशम कीट में जो है कुछ ऐसी प्रजातियां जो हैं जंगली रूप में पाई जाती हैं, जिनको अर्धपालित के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जिनको पाला नहीं जा सकता, वह जंगलों में अर्धपालित के रूप में, जैसे उनका कोकून जो है कोकून फार्मेशन किए और उसको जो है जंगलों से कलेक्ट करके जो है उनसे रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है।
तो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सिल्क वर्म। इनकी जो प्रजातियां हैं, मुख्य 5 प्रजातियां होती हैं रेशम कीट की। पहला हो जाएगा आपका टसर रेशम कीट। टसर रेशम कीट जो आसाम और बंगाल, यूपी, मिर्ज़ापुर के जिलों के जंगलों में जो है पाई जाती हैं। यह जो है जंगली प्रजातियां होती हैं जो जंगलों में पाई जाती हैं। सेकंड आपका हो जाएगा एरी रेशम कीट। एरी रेशम कीट जो होते हैं यह जो है आसाम के जंगलों में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट आपका होगा मूंगा रेशम कीट। मूंगा रेशम कीट जो होता है बिहार, पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं। इनको अर्धपालित के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट है चौथा देव मूंगा रेशम कीट जो यूपी के हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट आपका 5वां होगा शहतूत रेशम कीट। यह जो इससे जो रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है उच्च और उत्तम क्वालिटी का रेशम का धागा होता है और इसी का जो है अधिकतर रियरिंग किया जाता है, यानी रेशम कीट पालन में प्रयोग किया जाता है, जिनसे रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। यह इनका जो है कलर जो है रेशम कीट का जो है वाइट क्रीमी होता है। वाइट इनके एक जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, इसको हम आगे चर्चा में बता रहे हैं। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जो मॉथ होते हैं, मॉथ मतलब एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं उनका लंबाई जो है 30 mm लॉन्ग होते हैं और विंग एक्सपेंस होता है 40 से 50 mm। मॉथ क्या होते हैं? मॉथ जो है इसके जो एडल्ट होते हैं, जो मेल एडल्ट होते हैं वह फीमेल से जो है छोटे होते हैं और जो फीमेल होती है वह एडल्ट से बड़े होती हैं। एडल्ट और मेल और फीमेल जब मैटिंग करते हैं तो वह दोनों जो है अपने पिछले हिस्से को सटा लेती हैं आपस में और जो है उनका मुख जो होता है विपरीत दिशा में होता है और मैथुन के उपरांत जो है मादा रात में जो है अंडे देना प्रारंभ करती है। और इसके बाद जो है एक मादा जो है अपने जीवन चक्र में 300 से 400 अंडे देती है। यह अंडा जो है परिपक्व हो अंडा देने के बाद जो है इनका जो है 10 से 12 दिन में जो है एक हैचिंग होता है। कभी कभी जहाँ ठंडे मौसम होते हैं वहाँ जो है अधिक समय 30 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए इनकी जो है 2 कैटेगरी होती है, जैसे कहा जा सकता है जिनका एक साल में एक ही बार जो है वो रेशम पैदा करती है उनको यूनिवोल्टाइन कहते हैं और जो 2 से 7 बार भी इनका होता है जिनको मल्टीवोल्टाइन में रखा जाता है। इसके बाद जो कैटरपिलर्स होते हैं, कैटरपिलर क्या होते हैं? एक हैचिंग के बाद जो है वह कैटरपिलर जो है इनका माउथ पार्ट जो होता है बैटिंग एंड चिविंग टाइप का होता है। इन्हीं से जो है हमको रेशम धागा प्राप्त होता है जो अपने शरीर के चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो है पहले क्या होता है, यह रेशम कीट पालन जो है एक कैटरपिलर जो है अपने शरीर से 30,000 गुना भोजन पत्तियों का भोजन करते हैं और उसके बाद जो है मोल्टिंग करते हैं। लास्ट मोल्टिंग चौथी मोल्टिंग के बाद जब 5वीं मोल्टिंग क्रीमी कोश में परिवर्तन होने वाले रहते हैं तो अपने शरीर के चारों तरफ कोकून फॉर्मेशन करते हैं और यह कोकून जो है 1 से 2 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद जो है इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं कलेक्ट हो पाता है तो यही क्रीमी कोश जो है इस कोकून को डैमेज करके काट करके बाहर निकल जाते हैं। यह हमारा कोकून जो है खराब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं
सोडी का जो है जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे रेशम उद्योग के बारे में। थैंक यू।